हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कपिल गंगवानी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आईसीएसई बोर्ड की एक बुक है हिस्ट्री एंड सिविक्स। उसके अंदर एक चैप्टर है राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। ये आईसीएसई बोर्ड की हिस्ट्री एंड सिविक्स की बुक में एक चैप्टर है राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। दोस्तों, ये नेशनलिज्म में सेकंड फेज था। आज की इस वीडियो में ये चैप्टर हम ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि नेशनल मूवमेंट को 1885 से 1947 तक 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला फेज था अर्ली नेशनलिस्ट फेज, सेकंड था द असर्टिव फेज एंड थर्ड था गांधीयन एरा। फर्स्ट फेज को हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम असर्टिव नेशनलिस्ट की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, 1905 से पहले बड़े पीसफुली हमारा फ्रीडम स्ट्रगल बढ़ रहा था। 1905 के बाद असर्टिव ग्रुप सामने आया। ये ग्रुप क्या था? तो देखो, ये वो ग्रुप था जो पीसफुली बात करके और मिन्नतें करके कुछ नहीं पाना चाहता था। ये लोग थोड़ा अग्रेसिव पॉलिसीज में भरोसा रखते थे। इन्होंने लोगों को साथ मिलाकर कंप्लीट फ्रीडम की मांग की। ये ब्रिटिशर्स को कंप्लीटली अपनी कंट्री से बाहर निकालना चाहते थे। इन्हें डोमिनियन स्टेटस यानी ब्रिटिशर्स के अंडर रहकर काम नहीं करना था। ये एक्टिव प्रोटेस्ट में भरोसा रखते थे। इनका मानना था कि अगर हमें हमारी लाइफ को सेक्रीफाइस भी करना पड़े तो हम इन अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए वो भी करेंगे। मतलब हम यूं कहें कि अर्ली नेशनलिस्ट जहां ये कह रहे थे कि प्लीज हमें फ्री कर दीजिए, वहीं ये ग्रुप ये कह रहा था कि तुम्हें हमें फ्री तो करना पड़ेगा। अब चलो जरा ये समझते हैं कि शांति से चल रहे मूवमेंट में ये ग्रुप आया कैसे। मतलब इस ग्रुप के खड़े होने के पीछे रीजन क्या थे। तो देखो, पहला रीजन था अंग्रेजों का असली चेहरा सामने आना। देखो, अपने अर्ली नेशनलिस्ट ये दिखा चुके थे कि ये अंग्रेज हमारे पैसे को इंग्लैंड लेकर जा रहे हैं और इसकी वजह से हम गरीब होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अंग्रेजों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पास किया, जिसमें उन न्यूज़पेपर्स पर बैन लगाया गया जो अंग्रेजों के खिलाफ छाप रहे थे। मतलब जो अंग्रेजों की पॉलिसीज का असली रूप लोगों के सामने रख रहे थे। साथ ही अंग्रेजों ने कलकत्ता कॉरपोरेशन में इंडियन मेंबर्स के नंबर को कम कर दिया। इस सबसे ये साफ हो गया था कि अंग्रेज सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, इंडियंस के भले से इनका कोई लेना देना नहीं है। तब लोगों ने सोचा कि हमें अपने राइट्स के लिए फाइट करना होगा, क्योंकि बिना फाइट किए हमें कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरा रीजन था अर्ली नेशनलिस्ट की पॉलिसीज का फेल हो जाना। देखो, हमारे यंग मेंबर्स को अर्ली नेशनलिस्ट की ये पीसफुली बात करने वाले तरीके बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। उन्हें ये क्लियर हो चुका था कि ऐसे तो बात नहीं बनने वाली। और इसके साथ ही उन्होंने फील किया कि अर्ली नेशनलिस्ट तो क्राउन की जी हजूरी करते हैं, उनकी नज़र में लॉयल दिखना चाहते हैं, जिससे वे सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में और जुडिशियल सर्विसेज में अपनी सीट सिक्योर कर सकें। मतलब ये कि उन्हें अपने सत्ता पाने के गोल को आगे रखना है और वो सत्ता ही पाना चाहते हैं। इनकी इन पॉलिसीज से देश का कुछ भला नहीं होने वाला और ना ही ये देश का भला आगे रख रहे हैं। तब ये जरूरत सामने आई कि अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ा अग्रेसिव तरीकों को अपनाया जाना जरूरी है। तीसरा रीजन था बिगड़ती इकोनॉमिक कंडीशन। 1896 से 1900 तक बार बार देश में अकाल पड़ रहे थे। इस अकाल में लोगों के पास खाने को एक दाना नहीं था। चारों तरफ लोग भूख से मर रहे थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे वक्त में इंडियंस की कोई हेल्प नहीं की, जबकि वो हेल्प कर सकते थे। इसी अकाल के समय वायसराय लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में ग्रैंड दरबार लगाया, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि अब आपकी महारानी क्वीन विक्टोरिया है। इस छोटी सी बात के लिए उन्होंने इतने पैसे उड़ा दिए, लेकिन भूख से मरती हुई जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं थी और उनकी हेल्प में कोई सामने नहीं आया। ये सब लंबे टाइम तक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। अब असर्टिव ग्रुप का सामने आना तय हो गया था। चौथा रीजन था उस वक्त के इंटरनेशनल इवेंट्स का लोगों पर इफेक्ट पड़ना। 1904 और 5 में जापान ने रशिया को हरा दिया। ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी एशियन कंट्री ने यूरोपियन कंट्री को हरा दिया। देखो, यूरोपियन में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो रसिया है वो आधा रसिया यूरोप में है और आधा रसिया एशिया में है। तो जो यूरोप साइड का था उस साइड के को हराया। तो इससे पहली बार ऐसा हुआ कि यूरोपियन कंट्री एशियन कंट्री से हार गई। साथ ही साउथ अफ्रीका में बोअर वॉर में ब्रिटिशर्स के खिलाफ लोगों ने 3 साल तक फाइट किया। इन इंसिडेंट से पहले हमारे इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग इनविंसिबल हैं, यानी इनको कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब इन्होंने देखा कि ये भी हारते हैं तो उनका ये इल्यूजन या भ्रम टूट गया। और उसके साथ ही उन्होंने ये देखा कि अगर हम मिलकर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करें तो अपनी बातें मनवा सकते हैं। तो फिर एक ऐसा ग्रुप सामने आया जो प्रोटेस्ट करके अपनी बातें मनवाएगा, मतलब असर्टिव ग्रुप। पांचवा रीजन था राष्ट्रवादी विचारधारा।
देखो, नेशनलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत के बाद अब तक कई ऐसे नेशनलिस्ट सामने आए जो ये मानते थे कि अपने देश की आज़ादी के लिए कोई भी सेक्रीफाइस काफ़ी नहीं है। मतलब अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम अपनी जान भी दे देंगे। ऐसे विचार रखने वाले लोगों में राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री चिपलूणकर आते हैं। इनके अलावा इन असर्टिव लीडर्स में लाल वाल पाल यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक भी आते हैं। इसके साथ अरविंद घोष को भी मत भूलना। देखो, ये लोग अपनी आजादी पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। और छठवां रीजन जिसने बारूद में चिंगारी का काम किया वो था लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज। लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज लोगों में गुस्सा भरने वाली थी, या फिर कहें तो काफी रिप्रेसिव थी। 1898 में कर्जन ने एक एक्ट पास किया जिसमें यह कहा गया कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काने वाली बातों को अपराध माना जाएगा। मतलब अब आप खुले में ब्रिटिशर्स के खिलाफ भड़काने वाली बातें भी नहीं बोल सकते। इसके अलावा कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया जिसमें इलेक्टेड इंडियन मेंबर्स के नंबर्स या फिर स्ट्रेंथ कलकत्ता कॉरपोरेशन में कम किया गया। 1904 में इसने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया जिसमें इंडियन यूनिवर्सिटीज पर कड़क ऑफिशियल कंट्रोल लगाया गया। ऐसा इसने इसीलिए किया क्योंकि बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज उस वक्त नेशनलिज्म की फीलिंग्स को बढ़ाने और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग देने वाली सेंटर बन चुकी थी। लेकिन इस एक्ट की वजह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपने काम भी नहीं कर पा रही थी। इस सब से लोगों को गुस्सा आया क्योंकि ये सब पॉलिसीज कहीं ना कहीं इंडियंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही थी। अब इंडियंस को ये समझ में आ गया था कि अपनी कंट्री में इक्वली तभी रह पाएंगे जब अंग्रेजों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और आगे चलकर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने इसका रीजन ये बताया कि बंगाल एक बड़ा एरिया है और इतने बड़े एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं चल पा रहा है, इसीलिए इसको बांटना जरूरी है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसका असली कारण हिंदू और मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ना था, जो बात पार्टीशन में बटे एरिया चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। कैसे? तो देखो, बंगाल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम मेजोरिटी वाला इलाका था और वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजोरिटी वाला इलाका था। और जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया तो अंग्रेजों ने उस प्रोटेस्ट को बुरी तरह सप्रेस किया। ये सब बातें एक ऐसे ग्रुप को जन्म देने के लिए इनफ थी जो अंग्रेजों के खिलाफ सीधे फाइट कर सके। और इसके साथ ही ये बात भी साफ हो चुकी थी कि ब्रिटिशर्स इंडियंस का कभी भला नहीं करने वाले। इसीलिए असर्टिव ग्रुप ने अपना मेन एम कंप्लीट इंडिपेंडेंस को बनाया। अब हम असर्टिव ग्रुप के मेथड्स की बात करते हैं। तो देखो, पहला मेथड था स्वदेशी, दूसरा था बॉयकॉट। इन दोनों को हम साथ में समझेंगे क्योंकि ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। मतलब ये देखो, स्वदेशी में यह कहा गया कि अपने देश की इंडस्ट्रीज द्वारा बनाए जा रहे प्रोडक्ट्स को खरीदो, और बॉयकॉट में ये बोला गया कि बाहर की फॉरेन कंट्री से बनकर आ रहे प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, मतलब उसको मत खरीदो। मतलब यूं कहें कि एक दुकान पर रखे स्वदेशी सामान को हम खरीद रहे हैं और बगल में उसी दुकान पर रखे विदेशी सामान को हम नहीं खरीद रहे। तो ये दोनों बातें एक साथ चलती हैं। अब देखो, स्वदेशी से क्या फायदा हुआ? तो स्वदेशी से हमारा देश सेल्फ रिलायंट और सेल्फ सफिशिएंट बन सका। मतलब ये कि हमें किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा और हमारी इंडस्ट्रीज को भी बढ़ावा मिलेगा, उनकी ग्रोथ होगी और लोगों को भी इससे काम की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और बॉयकॉट से ये फायदा मिलेगा कि विदेशी सामान की बिक्री कम होगी, इससे अंग्रेजों की इंडस्ट्रीज को घाटा होगा। और तीसरा मेथड था नेशनल एजुकेशन देना। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज में दी जाने वाली एजुकेशन का ऑल्टरनेटिव नेशनल एजुकेशन को बनाया गया। उसमें इन्होंने बंगाल में कई नेशनल स्कूल्स को इस्टेब्लिश किया और स्टूडेंट्स को उन स्कूल्स में एनरोलमेंट के लिए कहा गया। असर्टिव ग्रुप स्टूडेंट्स को वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस में एजुकेशन देना चाहते थे। वर्नाक्यूलर लैंग्वेज से हमारा मतलब उस स्टूडेंट की मदर टंग से है। वो मदर टंग में इसलिए एजुकेशन देना चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था कि ये नेशनल मूवमेंट में हेल्पफुल साबित होगी। और चौथा मेथड था नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस या प्रोटेस्ट। देखो, असर्टिव्स का मानना था कि नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने से और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एक्शन से इंडिपेंडेंस मिल सकती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का साथ मत दो और उनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स, कोर्ट्स, सर्विसेज को भी छोड़ दो। इसके साथ साथ असर्टिव्स ने अपनी कंट्री की पास्ट ग्लोरी को भी हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि पास्ट में हम इस तरीके से गुलाम नहीं थे, हम बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रखते हैं। और उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको इकट्ठा करने के लिए
रिलीजन का भी यूज किया। जैसे तिलक ने गणपति और शिवाजी फेस्टिवल को शुरू किया। अब अपन ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ने इसके लिए कैसे रिएक्ट किया। देखो, गवर्नमेंट ने इसके लिए जैसे को तैसा वाली पॉलिसी अपनाई। मतलब जब तक ये लोग शांति से बात कर रहे थे तब तक उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ये फाइट करने पर उतर आए तो उन्होंने इनको बुरे तरीके से सप्रेस किया। देखो, तिलक को 1908 में 6 साल की सजा सुनाकर वर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया। इसी तरीके से लाला लाजपत राय को किसी भी ट्रायल के बिना, कोर्ट के सामने पेश किए बिना वर्मा पहुंचा दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं कि असर्टिव ग्रुप को अपने तरीकों की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हम असर्टिव नेशनलिस्ट की अचीवमेंट्स की बात करते हैं। देखो, इनकी पहली अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने अब ये साबित कर दिया था कि अंग्रेजों को हम न्याय की मूर्ति मान रहे हैं। वे असल में न्याय की मूर्ति नहीं है। वे अपने भले के लिए किसी भी तरीके को अपना सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब ये बात सब लोगों के सामने आ चुकी थी। दूसरी चीज इनकी ये थी कि इन्होंने एक्टिव नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, यानी नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट के जरिए एक्टिव होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कहा कि इसी तरीके से अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जा सकेगा। तीसरा ये था कि इन्होंने अपने क्रांतिकारी विचारों को लोगों के सामने उन्हीं की लैंग्वेज में रखा। इससे बहुत सारे लोग इनसे जुड़ गए। चौथा अचीवमेंट ये था कि स्वदेशी और बॉयकॉट जैसे प्रिंसिपल से इन्होंने लोगों को खुद पर डिपेंड रहना सिखाया। पांचवा, इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस के अलावा हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। मतलब ये कि अंग्रेजों की छाया भी अपने देश के लिए अच्छी नहीं है। छठवा ये कि कई नेशनलिस्ट स्कूल्स को एस्टेब्लिश किया गया। 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को एस्टेब्लिश किया गया, जो बाद में जादवपुर यूनिवर्सिटी के रूप में डेवलप हुई। सातवां ये कि स्वदेशी और बॉयकॉट ने लोगों को नेशनल मूवमेंट की तरफ खींचा। आठवां ये कि इन्हीं के एफर्ट से 1911 में बंगाल पार्टीशन को भी रद्द कर दिया गया। इन तरीकों से हम कह सकते हैं कि अपने फ्रीडम स्ट्रगल में इन लोगों का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। अब हम प्रोमिनेंट असर्टिव नेशनलिस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं बाल गंगाधर तिलक। तिलक को फादर ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म भी कहा जाता है। इन्होंने कांग्रेस को लोगों तक पहुंचाकर कांग्रेस की पहुंच बढ़ाई। पहले कांग्रेस की पहुंच इतनी नहीं थी, लेकिन इनकी वजह से बहुत सारे लोग कांग्रेस में आकर जुड़ गए। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। लॉ में डिग्री पाने के बाद इन्होंने पुणे में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल फाउंड किया। देखो, वैसे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के लिए राणा डे का नाम आता है, लेकिन राणा डे के गाइडेंस में 1884 में तिलक ने सोसाइटी को फाउंड किया था। देखो, तिलक पहले नेता थे जिन्होंने स्वराज को लोगों का मेन गोल बना दिया। इनका मोस्ट फेमस स्लोगन तो आपने सुना ही होगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। अब थोड़ा हिंदी में सुनकर देखो, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखो, इन्होंने सीधे कहा कि पिटीशन से आजादी नहीं मिलने वाली, हमें इसके लिए डायरेक्टली फाइट करना पड़ेगा। इन्होंने गणपति फेस्टिवल शुरू किया, शिवाजी फेस्टिवल शुरू किया। ये अपने सॉन्ग्स और स्पीच से अपने नेशनलिस्ट आइडियाज को फैलाया करते थे। इनके 2 न्यूज़पेपर आपको याद रखने हैं, पहला केसरी, दूसरा मराठा। इनकी 2 बुक्स भी थी, गीता रहस्य और द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, ये भी आपको याद रखनी है। सेल्फ गवर्नमेंट पाने के लिए इन्होंने 1916 में पुणे में होम रूल लीग को शुरू किया। होम रूल लीग के बारे में हम एक डिफरेंट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अभी आप इतना याद रखना, इन्हें गांधी जी का फोररनर भी कहा जाता है। मतलब ये कि गांधी जी ने जिन प्रिंसिपल्स को अपनाया, तिलक के द्वारा उनको पहले ही यूज कर लिया गया था, जैसे स्वराज, स्वदेशी, बॉयकॉट, प्रोहिबिशन वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पर आते हैं विपिन चंद्र पाल, जिनको हम फादर ऑफ रिवॉल्यूशनरी थॉट्स भी कहते हैं। इनका जन्म 1858 में सिलहट में हुआ था, जो कि अब बांग्लादेश में है। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे। बहुत सारी कंट्रीज में घूम घूम कर इन्होंने जाना कि लोग फॉरेन रूल के लिए किस तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। 1886 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। अब जरा इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। ये एक जर्नलिस्ट थे। इनके न्यूज़पेपर्स में बंगाल पब्लिक ओपिनियन, द ट्रिब्यून और न्यू इंडिया जैसे न्यूज़पेपर्स आते हैं, जिनके थ्रू ये नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड किया करते थे। इनकी राइटिंग्स पर ब्रिटिशर्स हमेशा भड़काने वाली राइटिंग्स होने का एलिगेशन लगाते थे। ये नेशनल एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। इन्होंने विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन पर जोर दिया। कास्ट सिस्टम को ये बहुत गलत मानते थे और ये अपने कंट्री के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते थे। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लाला लाजपत राय की। इन्हें पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब कहा जाता था। ये एक लॉयर, एजुकेटर,
सोशल रिफॉर्मर और ब्रिटिश रूल के कट्टर वाले क्रिटिक थे। 1888 में इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ज्यादा क्रिटिसिज्म के कारण इनको बिना केस चलाए देश से बाहर पहुंचा दिया गया। इन्होंने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप भी की और 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट भी बने। इन्होंने स्वराज पार्टी को भी ज्वाइन किया लेकिन बाद में उसको छोड़ दिया। अब हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट मंथली मैगजीन थी यंग इंडिया, जिसके थ्रू ये लोगों को स्वराज पाने के लिए मोटिवेट किया करते थे। इसके अलावा पंजाबी, वंदे मातरम और पीपल को भी इन्होंने स्टैब्लिश किया। ये आर्य समाज के मूवमेंट से भी जुड़े। इन्होंने आर्य समाज के 1886 में लाहौर में बने कॉलेज DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज को फैलाने में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने कई अनाथ आश्रम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स इनको भी फाउंड किया। लोअर कास्ट के वेलफेयर के लिए इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी को फाउंड किया। देश के बाहर ये कई कंट्रीज में घूमे और वहां लोगों को इंडिया की स्ट्रगल के बारे में बताया। इन्होंने 1914 में अमेरिका में बनी गदर पार्टी को भी ज्वाइन किया। देखो, साइमन कमीशन के लिए लाहौर में हो रहे प्रोटेस्ट में ये आगे आगे चल रहे थे। उसमें लाठी चार्ज के वक्त इनको कई लाठियां पड़ गई, जिसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो इस तरीके से इन सारे लीडर्स ने काफी प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। देखो, जितना इजी तरीके से हो सकता है मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद में भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपको उसका आंसर दूंगी। आज की वीडियो में इतना।